फ्रेंड्स, एक बार फिर से नमस्कार। देखिए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 इस वीडियो में आप लोगों के सामने है। इसमें हम वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो इस बार परीक्षा के लिए संभावित हैं। बस इतना ही में है, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक में यह बताया गया है कि 67th बीपीएससी की परीक्षा जो 8 मई 2022 को हुई थी, उसमें सभी 6 प्रश्न कैसे हमारे रजिस्टर से टैली कर गए थे। ये ऐसे ही कुदरती करिश्मा नहीं है टैली कर जाना, बल्कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का डिटेल एनालिसिस करने के बाद में उसके डिमांड के आधार पर इसको तैयार किया गया है। इसीलिए मार्केट में उपलब्ध अन्य जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के जिस्ट हैं उससे ये बहुत अलग है, क्योंकि ये केवल 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए ही बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखें। और अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर जाकर देख लीजिए कि कैसे सभी 6 प्रश्न जो 67th बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें हमारे इसी जिस्ट से आए थे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, 31 जनवरी 2022 को संसद में इस आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि केंद्रीय सर्वेक्षण ये जो 2021-22 है, इसमें डाटा हमेशा 2020-21 का होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कहीं गड़बड़ सरबड़ नहीं करेंगे। यानी ये डाटा जब कभी पूछा जाएगा आपसे, और इसको वास्तविक डाटा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था और हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 31 जनवरी 2022 को संसद में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इस समय भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार श्री संजीव सान्याल थे, उनके निर्देशन में इसको तैयार किया गया था। इस बार आर्थिक समीक्षा जो है वो केवल एक ही खंड में प्रस्तुत किए गए हैं। ये क्यों हमने यहाँ इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि इससे पिछले साल 2020-21 में इसे 2 खंड में प्रस्तुत किया गया था। हो सकता है कि बहुत बारीक प्रश्न आपसे छोटा छोटा पूछ लिया जाए, तो ये भी ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। आइए, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो वित्त मंत्रालय है उसके किस प्रभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये वाणिज्य प्रभाग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और जारी तो वित्त मंत्रालय करती है। देखिए, पहला आर्थिक सर्वेक्षण हमारे यहाँ 1950-51 में पेश किया गया था, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण या समीक्षा जो भी कहें, 1964 तक बजट के साथ ही एक ही दिन जो है पेश किया जाता था, लोकसभा अथवा राज्यसभा में जहां भी पेश करना हो। जनरली ये लोकसभा में किया जाता है। 1964 से बजट से एक दिन पूर्व, ठीक है, पेश करने की परिपाटी चली। यानी अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आप देख रहे हैं, बजट जैसे 1 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा, तो यदि महीना 30 है या 31 है तो 31 को अथवा 30 को आर्थिक समीक्षा जो है पेश कर दिया जाता है पहले। तो 1964 से बजट से एक दिन पूर्व पेश करने की परिपाटी चली, जो 2019-20 तक चली। 2020-21 में इसे 3 दिन पूर्व पेश किया गया। लेकिन इस बार क्या किया गया है वो भी ध्यान रखेंगे आप। इसे इस बार 2021-22 में भी फिर से एक दिन पूर्व ही बजट से पेश किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को इस बार पेश किया गया, ठीक है। बजट जो है 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया था। भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी में वृद्धि दर को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। केवल आपके लिए यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता भी नहीं है। 2020-21 में जो है निगेटिव ग्रोथ रेट जीडीपी में भारत का रहा है, -7.3% है। ये बस इतना ही ध्यान रखना है। भारत का राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है वो भी देख लीजिए। तो 2020-21 वास्तविक हमने पहले ही इस बात के लिए आपको जिक्र कर दिया है कि 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा जो होगा वो 2020-21 का आपको ध्यान रखना है। केवल 2021-22 का जो है ये अनुमानित डाटा होता है और ये चेंज होगा जब अगला आर्थिक सर्वेक्षण आएगा जनवरी 2023 में। उस समय ये अनुमानित जहाँ लिखा हुआ है ये वास्तविक हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो अनुमानित आपको ध्यान नहीं रखना है, और 1 साल पहले का भी वास्तविक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में केवल यही डाटा आपसे पूछे जाएंगे। यह है 9.2%। ध्यान रखेंगे, भारत का राजकोषीय घाटा है ये। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दर को देख लीजिए। ये देखिए 3.6% है 2020-21 में, ठीक है। 2020-21 का ही तीनों दिया गया है। द्वितीय क्षेत्र में -7.0% और -8.4% जो है तृतीय क्षेत्र में है। ये ध्यान रखेंगे। और ये मूल कीमत पर था, वर्तमान पर नहीं था, इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए,
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि 3.6%। 2021-22 का देखिए 3.9% है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर -7% है और इसमें जो है +11.8% है 2021-22 में। सेवा क्षेत्र में देख लीजिए उसी तरह -8.4% है और इस बार 2021-22 में जो है 8.2% है। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस 8.6% 2021-22। NSO का ये डाटा है, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन जो है। विदेशी मुद्रा भंडार देख लीजिए, इससे भी प्रश्न 65th में पूछे गए थे। इसमें केवल आपको ये वाला ध्यान रखना है और ये कितना है 2020-21 में 577 अरब डॉलर है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में विदेशी व्यापार आपको ध्यान नहीं रखना है। प्रति व्यक्ति निवल या शुद्ध राष्ट्रीय आय ये ध्यान रखना है, स्थिर मूल्य पर भी और वर्तमान मूल्य पर भी। ये कितना बताया गया है 93,973 बताया गया है स्थिर मूल्य पर और 1,50,326 रुपया वर्तमान मूल्य पर बताया गया है। प्रति व्यक्ति भारत का निवल या शुद्ध राष्ट्रीय आय है ये। केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में 49.1% से बढ़कर 2020-21 में GDP का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है भारत का उसका 59.3% हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया यदि आप कमाते हैं तो आपका कर्ज कितना रुपया है उस 100 रुपया में, यानी कर्ज कितना ले लिए हैं आप लगभग 60 रुपया मानकर चलिए। 59.3 है तो 60 रुपया मानकर चलिए, मतलब 40 रुपया ही आपके पास है। 60 रुपया कर्ज लेकर के 100 रुपया दिखावा के आप काम कर रहे हैं, तो ये सब भी आपको समझना जरूरी है। सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में योगदान देख लीजिए, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र का पूछा जा सकता है आपसे। हमने आपसे कहा है कि आपको 2020-21 का वास्तविक डाटा ध्यान रखना है। ये 20.2 है, 25.9% है और 53.9% है, ये ध्यान रखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ टीकाकरण अभियान जो है उसका 1 वर्ष पूरा हुआ था। ये केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से हम बता रहे हैं, लेकिन ये अभियान जो है 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था केंद्रीय टीकाकरण का। यहाँ 2022 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे 1 वर्ष पूरा होने के बाद। और 15 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण हमारे यहाँ 3 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुआ था। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए टीकाकरण से संबंधित कई सारे डेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में जिस डेट का जिक्र किया जाता है वही डेट आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितना भी डेट है कोविड-19 से संबंधित वो सारा हम याद रखने लगे, नहीं। आप इस 2 डेट को याद रखें। सामान्य रूप से यदि पूछे जाएंगे कोविड-19 का कोई डेट तो यही 2 डेट आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विदेशी मुद्रा भंडार जो 31 दिसंबर 2021 तक का डाटा प्रस्तुत किया गया था, इसमें वो बताया गया था कि 633.6 अरब डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो भारत के लगभग मानकर चलिए अगर आपके पास इतना रुपया है तो 13.2 महीना तक जो है आप व्यापार में आयात, मतलब भारत का जो व्यापारिक आयात है वो उसके बराबर था। इतना रुपया जो है 13.2 महीने का। भारत का विश्व में चौथा स्थान है विदेशी मुद्रा भंडार में। पहला स्थान चीन का है, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड और अब जो है चौथा स्थान भारत का हो गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। भारत के वस्तुगत निर्यात, ठीक है, और भारत के वस्तुगत आयात, इसको एक बार ध्यान रखना है। इसमें ये डाटा किसी काम का नहीं है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल इसलिए दिया गया है कि ये एक हायरार्की को मेंटेन कर रहा है, तो वो चीज़ आप समझ पाएँ। देखिए पेट्रोलियम, मोती, बहुमूल्य पत्थर, लोहा, इस्पात, औषधि, एल्यूमिनियम और समुद्री उत्पाद, ये जो है एक क्रम है इसका वस्तुगत निर्यात का। यानी भारत जो सबसे अधिक निर्यात करता है वो पेट्रोलियम उत्पाद का, उसके बाद मोती एवं बहुमूल्य पत्थर का, उसके बाद लोहा का, उसके बाद औषधि का। ये 4 जो है कम से कम आप ध्यान रखें। और हमारे यहाँ जो आयात सबसे अधिक होता है 19.2% लगभग। ये हमने कहा कि आपको ये डाटा ध्यान नहीं रखना है, ये डाटा सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप समझ पाएँ कि इतना इतना % होता है। पेट्रोलियम क्रूड यानी कच्चा जो पेट्रोलियम है उसका हम लोग जो है आयात सबसे अधिक करते हैं और पेट्रोलियम का ही निर्यात भी हम रिफाइन करके यहाँ से करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा नंबर है स्वर्ण का, हम आयात बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर पेट्रोलियम पदार्थ का करते हैं, कोयला एवं कोक का करते हैं और फिर वेजिटेबल ऑयल का करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऊपर से 4 आपको ध्यान रखना है, ठीक। आइए आगे देखिए, सबसे ज़्यादा निर्यात हम किसको करते हैं वस्तुगत, ठीक है, तो वो हम अमेरिका को करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं वस्तुगत। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को हम करते हैं, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश हमारा सामान जाता है। सबसे ज़्यादा यदि हम आयात की, ये निर्यात था, और यदि सबसे ज़्यादा आयात हम देखें तो वो हम चीन से करते हैं, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE से करते हैं, फिर USA से करते हैं, उसके बाद सऊदी अरबिया से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाटा हमको थोड़ा सा डाउटफुल मिला है, आज ही हम पढ़ रहे थे तो हमको
चूँकि ये आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है, तो यदि ये प्रश्न चूँकि 65th या 64th में पूछा गया है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इस दोनों में से किसी एक बैच में आया है ये क्वेश्चन, हालांकि उस समय के आर्थिक सर्वेक्षण से था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले इसको समझ लीजिए, भारत का जो व्यापार शेष है, ट्रेड बैलेंस है, वो सर्वाधिक अनुकूल किसके साथ है और प्रतिकूल किसके साथ है। ये दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अनुकूल अमेरिका के साथ है और सर्वाधिक प्रतिकूल चीन के पास है, चीन के साथ है हमारा, ठीक है। और इस पर सेकंड नंबर बांग्लादेश का है अनुकूलतम में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर वाला जो क्वेश्चन है, ये हमको थोड़ा कंफ्यूज कर गया है आज। देखिए, इसमें सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर चीन है और सेकंड स्थान पर अमेरिका है, लेकिन आज हम कहीं पढ़ रहे थे जिसमें ये दिया गया है कि हाल ही में अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर हो गया है और चीन दूसरे स्थान पर चला गया है। तो ये कितना सही है, इसको एक बार आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा या फिर किसी अन्य सोर्स से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वित्त मंत्रालय का, वो यही कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर जो है चीन है। लेकिन करेंट कंटेक्स्ट में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि डाटा में परिवर्तन हो, तो आपको ध्यान देना होगा। आगे देखिए, भारत पर कुल विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक बताया गया था आर्थिक सर्वेक्षण में कि 593.1 अरब डॉलर था। तो यही डाटा आपको ध्यान रखना है। आते हैं हम आगे। देखिए, भारत के शीर्ष कृषि निर्यात उत्पाद जो हैं वो समुद्री उत्पाद सबसे पहले आएगा, दूसरा चावल है, तीसरा मसाला है और फिर चौथा चीनी है। देखिए, यहाँ पर 2-3 टर्म आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखने हैं मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना है ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया पीएलआई योजना, दोनों अलग अलग है। ये एनआईपी योजना है, ये पीएलआई योजना है, और एक एनएमपी योजना है। इस तीनों को गूगल कर लीजिएगा आप लोग और तीनों के बारे में डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक योजना पूछा जा सकता है इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट आर्थिक सर्वेक्षण में भी और योजना के रूप में भी इसका जिक्र किया गया था पीडी में। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना एनआईपी आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है ये, यानी ये आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ है। और ये जो है उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना है, पीएलआई योजना, ठीक है। इसको विस्तार और प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना एनएमपी है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना है ये। क्रेडिट लाइन गारंटी योजना एमएसएमई के लिए है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। फिर ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे इस बार 67th बीपीएससी एग्जामिनेशन में। बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितना किया गया है? 74% किया गया है। ये 67th 8 मई को जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये प्रश्न आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और उसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दी गई है, लेकिन ये 2 तरह से दी गई है। एक स्वचालित रूट से 74% के लिए दिया गया और सरकारी रूट से जो है 100% दिया गया। तो ये दोनों ध्यान रखना है, अलग अलग है ये। फिर बीमा क्षेत्र में हमने बताया कि 8 मई 2021 के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आ चुके हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में जो है 100% एफडीआई की अनुमति केंद्र सरकार ने दिए हैं, और दूरसंचार क्षेत्र में भी जो है 100% दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, बाकी आपके काम का नहीं है। यहाँ पर 2-3 परियोजना है, वो ध्यान रखिएगा। परियोजना है ये सभी। देखिए, सागरमाला परियोजना है, उसके बाद भारतमाला परियोजना है। सागरमाला परियोजना नाम से ही स्पष्ट है, सागर यानी बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का कार्यक्रम है ये। और भारतमाला परियोजना जो है ये सड़क परिवहन मंत्रालय का है। और ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो ये क्वेश्चन जो है 60-62 बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। 2017 का ये क्वेश्चन है, मैं आपको लिख देता हूँ। इसीलिए मैं बोला हूँ कि मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को बताया जा रहा हूँ कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि मार्केट में बहुत कुछ मिल जाएंगे डाटा आपको, लेकिन वो डाटा और इस डाटा में अंतर है। फिर देखिए, देश में सबसे अधिक स्टार्टअप महाराष्ट्र में है। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग होंगे, और पढ़े लिखे लोग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि उनको कन्फ्यूज हो जाएगा गुजरात में, यहाँ पर तो ये गुजरात नहीं है, ध्यान रखेंगे। देश का सबसे अधिक स्टार्टअप जो है वो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से महाराष्ट्र में है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद बिहार का कुछ डाटा यहाँ हमने लिखा है, तो वो एक बार देख लीजिएगा। हो तो नहीं तो हम, क्योंकि बिहार का अभी बताएंगे ही आप लोगों को, इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। देखिए, यूनिकॉर्न एक शब्द आया है इसी में आर्थिक सर्वेक्षण में ही। तो यूनिकॉर्न का ध्यान रखिएगा कि ये $1 बिलियन से जिसकी परिसंपत्ति जिस कंपनी की अधिक हो जाती है उसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है। तो भारत में ऐसा यूनिकॉर्न जो है लगभग 83 है, 83 या 87, हाँ यहाँ लिखा हुआ है 83 यूनिकॉर्न है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसकी जानकारी दी गई है। 14 जनवरी 2022 तक देश में जो है 83 यूनिकॉर्न कंपनी है ऐसे, जिसका जो नेट वर्थ है वो कितना है, $1 बिलियन से ज़्यादा है।
देखिए, और ये जो टर्म है, शब्द है, ये एलिन ली ने सबसे पहले दिया था। इसे सबसे पहले वेंचर कैपिटल एलिन ली के द्वारा दिया गया था, ये नाम भी ध्यान रखना है। और यूनिकॉर्न में भारत का स्थान जो है 83 कंपनी हमने बताया कि यूनिकॉर्न के हैं, तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इसमें पहला स्थान इसमें अमेरिका का है, दूसरा चीन का है और तीसरा जो है भारत का है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने इंक्लूड कर दिया है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे